नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम जो है सजीव फ़ोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि नमस्कार एमपी कार्यक्रम जो है वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम आपके बीच में लेकर आते हैं 12 से 1 के बीच में। जैसे कि मैंने बताया, हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। और जो नंबर्स हैं हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत खास है और हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जो हम सुरक्षित बैठे हैं उसके पीछे अगर मैं बात करती हूँ कि हाथ होता है तो वो होता है सीमा सुरक्षा बल का। आज हम अगर फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं तो क्या हम उन्हें भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसी के लिए आज का दिन बेहद खास है। और इसी के साथ में जब हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी जो कि छूने से नहीं फैलती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि आज खास जो मुद्दे हैं, जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जिस पे हम चर्चा करेंगे सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में आज हम विश्व एड्स डे भी मनाते हैं आज ही के दिन में, उस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत की तो तिथि पे ज़रूर नज़र डालते हैं। तो आइए देखते हैं आज की तिथि। विक्रम संवत 2079, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। दिन है गुरुवार। तारीख है 1 दिसंबर 2022, यानी कि इस साल का आखिरी महीना और इस महीने की पहली तारीख। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं किसी तिथि की, यानी कि आज के दिन की, तो हम पीछे नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जो इतिहास होता है वो बहुत कुछ बयां करता है। और जब हम बात करते हैं इतिहास की तो हम पन्ने ज़रूर पलटते हैं पीछे, क्योंकि वही पन्ने जब हम पलटते हैं तो भविष्य में हमको पता होता है कि हमने क्या कुछ पाया और हमें क्या कुछ संजोकर रखना है। तो आइए नज़र डालते हैं आज के दिन के इतिहास के ऊपर। आज के दिन की अगर मैं बात करती हूँ तो 1878 में व्हाइट हाउस में पहला टेलीफोन स्थापित किया गया था। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1913 कि अगर आज ही के दिन की बात करती हूँ तो फोर्ड मोटर कंपनी ने ऑटोमोबाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए दुनिया की पहली चलती विधानसभा लाइन का संचालन भी शुरू किया था। आज ही के दिन अगर मैं बात करती हूँ 1 दिसंबर यानी कि 1941 की मैं बात करती हूँ तो यूनाइटेड एयर फोर्स के नागरिक सहायक सिविल एयर पेट्रोल की स्थापना की गई थी। बेहद खास दिन। और इसी के साथ में 1 दिसंबर 1977 की बात करते हैं तो सबसे पहला बच्चों के लिए अगर बात करें तो केबल चैनल द पिनव्हील नेटवर्क, जो कि आज निकेलोडिया के नाम से शुरुआत की जानते हैं, उसकी भी शुरुआत हुई थी। और इसी के साथ में अगर मैं 1988 की बात करती हूँ तो विश्व एड्स दिवस की भी शुरुआत हुई थी। और इसी के साथ में आज का दिन जो है वो राष्ट्रीय दिवस यानी कि सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी है। बेहद खास आज का इतिहास। और इसी के साथ में जब हमने पन्ने पीछे पलटे तो क्यों ना आज हम वर्तमान की बात करते हैं। तो विचार जो हमारे उत्पन्न होते हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। और ऐसे ही विचारों को अगर हम सुबह सवेरे अपने ही जीवन में उसको लेकर आते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो हमारे भविष्य की ही नहीं पूरे दिन की भी अगर बात करती हूँ तो वो उसी तरीके से आगे कार्यरत रहता है। और इसी के साथ में हम नज़र डालेंगे आज के विचार के ऊपर। बहुत ही खास एल्बर्ट आइंस्टीन का विचार मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिनको हम फिज़िक्स के क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक को लेकर हमने फॉर्मूला E=mc² कौन नहीं जानता। और इसी के साथ में मैं इनका विचार आपके सामने पेश करती हूँ कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी है। तो यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, साइंटिस्ट वैसे भी बार बार गलतियां करते हैं और नई चीज़ की खोज करते हैं। तो वैसे ही हमको भी सोचना चाहिए और अगर हम गलती करते हैं तो उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं हमने गलती करी और हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो हम कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसी के साथ में आज का विचार यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा नया जो हमारा सेगमेंट रहता है जिसमें हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज का दिन बहुत खास है। आज हम सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस के साथ साथ हम विश्व एड्स डे भी मना रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही खास विशेषज्ञ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं मेजर जनरल अजय कुमार महाजन जी, जो कि एडीजी हैं एनसीसी एमपीएन छत्तीसगढ़ में। सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और इसी के साथ में जैसे कि आज विश्व एड्स दिवस है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुगंधा वर्मा है। मैडम, हम आपका भी स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। और
बहुत ही ख़ास है सर, क्योंकि आज का जो हम बात कर रहे हैं दोनों ही दिन बहुत दोनों ही विषय बहुत ख़ास हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। और अगर मैं बात करती हूँ सीमा सुरक्षा बल की, तो ये एक बल होता है जिसके कारण आज हम अगर यहाँ बैठे हैं शांति से और अपने कार्यक्रम को कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो वाकई सैल्यूट है उन सभी को। और अगर मैं बात करूँ, शुरुआत करना चाहूँ कार्यक्रम की, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सीमा सुरक्षा बल की जो गठन इतिहास का हुआ था वो कैसे हुआ था, ये हम जानना चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर तपस्या। जैसे कि डॉक्टर तपस्या ने बताया कि वो हमारे को थोड़ी सी हिस्ट्री में भी लेके गई कि कब कब किस चीज़ की स्थापना हुई, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ। मैं पूरे भारतवर्ष के जितने भी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, बाकी जवान हैं, उन सबको आज बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आज उनका फाउंडर्स डे है। आज वो स्थापित हुए थे। तो उस जो इन्होंने सीक्वेंस बताया उसमें उनका साल बताना भूल गए डॉक्टर तपस्या। तो सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 में रेज हुई। जब और इसका कारण था क्योंकि जब 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ लगी तो हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए थी कि जो इनिशियली बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय हो और ताकि हमें दुश्मन चौंका ना सके। इसलिए सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया ताकि वो बॉर्डर की सिक्योरिटी की देखभाल कर सके। और सीमा सुरक्षा बल ना केवल पाकिस्तान का बॉर्डर को संभालती है, वो बांग्लादेश के बॉर्डर को भी देख रेख करती है। आज की डेट में यदि देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष को छोड़िए पूरे विश्व के अंदर सीमा सुरक्षा बल फर्स्ट लाइन डिफेंस की एक लार्जेस्ट फोर्स है जी। तो ये हमारे पूरे देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि ये एक छोटी मोटी फोर्स नहीं है, एक बहुत बड़ी तादाद की फोर्स है जिसमें तकरीबन 2,90,000 के पर्सनल आज की डेट में एम्प्लॉयड हैं। यदि हम सिक्योरिटी का देखा जाए देश का, तो देश की सिक्योरिटी दो भागों में बांटी जा सकती है। एक तो आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है, दूसरी इंटरनल सिक्योरिटी होती है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब है कि जब कोई दूसरा देश आपके देश के ऊपर हमला करता है तो आपको अपने देश को बचाना है, तो वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है। और एक इंटरनल सिक्योरिटी होती है जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ देश के अंदर चल रही हैं या हिंटरलैंड के अंदर चल रही हैं, उसको सिक्योरिटी कैसे बना के रखनी है। तो यदि आप सीमा सुरक्षा बल को देखें तो ना केवल ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी अगेंस्ट एम्प्लॉय होती है बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी एम्प्लॉय होती है। तो इनके सीमा सुरक्षा बल के जितने भी दस्ते हैं या ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, ये बॉर्डर के ऊपर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वहाँ पे एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में डिप्लॉय होते हैं। और यदि हम इंटरनल सिक्योरिटी को देखें तो जैसे रेड कॉरिडोर है हमारा, नक्सलिज्म है छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेररिज्म है, तो वहाँ के अंदर भी सीमा सुरक्षा बल को डिप्लॉय किया जाता है। सो इनके काफ़ी जिम्मेवारी का काम है जिसके अंदर उन्होंने एक्सटर्नली भी देखना है और इंटरनली भी देखना है। बिल्कुल। इसी के साथ में हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नंसरूप मिश्रा जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कॉलर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंसरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले तो सीमा सुरक्षा बल को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी चीज एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुराने समय के आज के सब्जेक्ट में डिजिटल इंडिया हो चुकी है, आधुनिक का समय है, तो ऐसी दशा में सुरक्षा सीमा बल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सफल रहने की जरूरत है और इसमें और कौन कौन से कार्य करने की जरूरत है। बिल्कुल, उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल अपना काम कर रही है उससे तो हमें सुरक्षा मिल ही रही है, और इसी के साथ में और क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम सुरक्षा प्रदान कर सकें अपने नेशन को। देखिए जो भी दस्ता होता है सीमा सुरक्षा बल का, एंड सीमा सुरक्षा बल एक ऐसी फोर्स है जिसके अंदर तीनों कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर आपका वाटर कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके अंदर इनके बोट्स वगैरह हैं, तो यहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वो भी इस्तेमाल करते हैं। इनके पास एयर कंपोनेंट है, 24 एयरक्राफ्ट है सीमा सुरक्षा बल के पास, तो एयर का भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इनके पास डॉग्स, हॉर्सेस, ये सभी हैं। और बल्कि अभी इनके पास आर्टिलरी भी है, यानी कि जैसे इंडियन आर्मी के पास अपना तोपखाना होता है, सीमा सुरक्षा बल के पास इनका खुद का भी आर्टिलरी है। तो जैसे बॉर्डर के ऊपर भी यदि आप देखा जाए तो बॉर्डर के ऊपर सिर्फ सीमा सुरक्षा बल नहीं है, बट ये एंटायर बॉर्डर एरिया के अंदर पब्लिक भी है, ठीक है। लोग बॉर्डर पिलर के पार भी जाते हैं, फेंस के पार भी जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की खेती पार भी है, फेंस के आगे भी जाके है खेती है, और बॉर्डर पिलर उसके बाद आते हैं।
तो ये उनको भी पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जब वो लोग पंजाब का बॉर्डर और राजस्थान का बॉर्डर फेंस्ड है पूरा, यदि आप जी। देखें तो ये लोग जब किसान लोग फेंस पार करके अपनी खेती उसके बाद जाते हैं तो सीमा सुरक्षा बल उसको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करती है। जी। तो इसलिए हम देश के नागरिकों का भी वो एक दायित्व बनता है बिल्कुल। कि वो भी सीमा सुरक्षा बल की मदद करें। बॉर्डर बहुत पोरस हैं, बॉर्डर बहुत लंबे हैं, ठीक है। जहाँ पे भी पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनको एक जी ब्रांच होती है सीमा सुरक्षा बल में जो कि इंटेलिजेंस को हैंडल करती जी। है, तो वो सीमा सुरक्षा बल को दे सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ में मुझे लगता है कि हम सभी का दायित्व बनता है कि हमें सुरक्षा नेशन को देनी है, तो हम शुरुआत अपने ही समाज और खुद से करना शुरुआत कर देते हैं। इसी के साथ में क्योंकि हम जानते हैं कि आज विश्व एड्स दिवस है, यहाँ पे डॉक्टर सुगंधा हमारे साथ में मौजूद हैं और मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी दिवस को मनाने की, खासकर अगर मैं बात करती हूँ आज विश्व एड्स दिवस की। तो डॉक्टर तपस्या, विश्व एड्स दिवस हम इसलिए मनाते हैं, ये स्टार्टिंग हुई थी 1988 में। इसका मेन पर्पस था ये जो बीमारी है इसका प्रिवेंशन, और जो व्यक्ति या जो लोग इसमें जिनकी डेथ इसके कारण हो चुकी है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और हर साल इसकी एक थीम होती है, तो इस साल की थीम है इक्वलाइज, समानता, रॉक द रिबन, जिसमें जो HIV पीड़ित हैं उनकी HIV ट्रांसमिशन को रोकना जो इसकी थीम है। सेकंड चीज़ है उनको इक्वालिटी दें, जो जेंडर बायस है कि हम हीन भावना से उनको ना देखें, उनके अधिकार उन्हें प्राप्त हों, तो वो सबको कवर करने के लिए हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और हर साल इसकी एक थीम रहती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। और इसी के साथ में क्योंकि हमारे बीच में मेजर जनरल अजय कुमार महाजन जी और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि सीमा बल, और हम जानते हैं कि ADG NCC MP CG में आप हैं, तो अगर मैं NCC की बात करती हूँ तो वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं सीमा सुरक्षा बल को स्थापित करने के लिए और उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज ये तमाम यूथ जानना चाहेगा, NCC कैडेट जानना चाहेंगे कि वो सीमा सुरक्षा बल में कैसे क्या कर सकते हैं। NCC अभी पहले 65 वॉर से पहले सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में होती थी, जैसे सीमा सुरक्षा बल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, पहले सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में होती थी, जो कि वो चार्टर अभी NCC के पास नहीं है। पर अभी हम अपने कैडेट्स को एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, वेल ट्रेंड यूथ बनाते हैं, ताकि वो किसी भी आर्म फोर्सेस में ज्वाइन कर सकता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और उसके बाद यदि चाहे तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी CAPF में भी ज्वाइन कर सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द 7 CAPF इन द कंट्री। तो हमारे कैडेट्स ट्रेंड होते हैं कि वो भी इस बल को एक एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर सके, बिकॉज सबके अंदर, बहुत यूथ के अंदर जज्बा है यूनिफॉर्म पहनने का, और हम उनको स्कूल कॉलेज के टाइम से यूनिफॉर्म पहनाते हैं, तो वो आगे भी उस जज्बे को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी ज्वाइन करें, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करें, या असम राइफल ज्वाइन करें, या CRPF ज्वाइन करें। तो बहुत ज़्यादा जज्बा है इन कैडेट्स के अंदर यूनिफॉर्म फोर्स को ज्वाइन करने का। अप्रैल 2020 में होम मिनिस्ट्री से एक लेटर निकला था जिसके अंदर उन्होंने कुछ इंसेंटिव दिए हैं NCC कैडेट्स को जो कि C सर्टिफिकेट होल्डर हैं BSF या CAPF को ज्वाइन करने के लिए, अप टू सब इंस्पेक्टर लेवल तक के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा इंसेंटिव है। यदि आपने NCC किया है, आप C सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो आपको 5% नंबर एडिशनल मिलेंगे BSF को ज्वाइन करने में, जो कि काफ़ी मददगार रहते हैं कैडेट के लिए। और यदि आपने B सर्टिफिकेट किया तो आपको 3% मिलेंगे, और यदि A सर्टिफिकेट किया NCC में तो आपको 2% मिलेंगे। तो इट इज़ 532% विच इज़ क्वाइट अ लॉट फॉर एनी NCC कैडेट टू ज्वाइन अ BSF। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि सर्टिफिकेट C है तो 5% का सीधे उनको लाभ मिल सकता है, और NCC जो होता है सीधे BSF को ज्वाइन कर सकती है। और जो हम सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं जिसमें सिक्योरिटी नेशन को देनी है, उसमें अपना भागीदारी भी दे सकती है। और इसी के साथ में हमारे बीच में एक कॉलर जुड़ गए हैं, महेंद्र पटेल जी हैं दमोह से। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। जी नमस्कार, मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल यूथ की जानकारी के लिए तमाम कार्यक्रम चलते हैं, फिर भी गाँव में जो महिलाएं होती हैं वो एड्स से संबंधित झिझक बस बात नहीं करती हैं, जिसको जांच भी कराना है तो फिर कहाँ करा सकते हैं, इसकी गोपनीयता रखी जाए या क्योंकि समाज उसको बहिष्कार देते हैं, थोड़ा सा इस पर बताया जाए।
बिल्कुल महेंद्र जी, लगातार हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। जो आपका प्रश्न है इस पे हम ज़रूर आगे प्रकाश डालेंगे, लेकिन हम संक्षेप में चाहेंगे कि जो महिलाएं गांव की होती हैं इस पे बातचीत करने से थोड़ा सा झिझकती हैं, डरती हैं, तो वो कैसे उनको अवेयर किया जाए ताकि वो बातचीत कर सकें। और बाकी की जो बातें हैं वो हम ज़रूर अपने कार्यक्रम में लेंगे। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जो गांव की महिलाएं हैं या शहरों में भी जो महिलाएं रहती हैं, वो एड्स के विषय में, जहां एड्स का नाम आता है, वो बात करने से झिझकती हैं। उनको सिम्टम्स या उनको जो परेशानी होती है वो उसके बारे में किसी को नहीं बताती हैं। पर मुझे ये कहना है कि जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का एक कार्ड रहता है, रैपिड टेस्ट आजकल बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, हर सरकारी अस्पताल में रैपिड टेस्ट होते हैं। उसमें एक ब्लड टेस्ट है जिससे HIV के एक्सपोजर को पता कर सकते हैं, और इसमें किसी को भी जानकारी नहीं मिलती है। मतलब जो किसी भी आप जाके टेस्ट करा सकते हैं, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो हिडन रहती है, कोई भी व्यक्ति जाके टेस्ट करा सकता है, तो इसमें छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आइडेंटिटी जो रहती है वो सेफ़ रखी जाती है, उसको हिडन रखते हैं, हम नहीं बताते हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि कई बार लोग इसी डर से या शर्म से उनको लगता है कि वो इस बात को नहीं आगे रख पाते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। HIV का अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये एक्चुअली एक वायरल डिजीज़ है, और इसका प्रोग्रेशन जो होता है वो 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। पेशेंट्स को या जो एक्सपोजर जिनको हुआ है उनको पता ही नहीं चलता कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। शुरुआत में इसमें वायरल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फ्लू वाले सिम्टम्स हैं, कोल्ड है, कफ है, रैशेस आ जाते हैं, बहुत लंबे समय तक फीवर रहता है, कमज़ोरी बहुत आ जाती है, जो बॉडी के लिम्फ नोड्स हैं वो सोलन हो जाते हैं, तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, खूब एक्सट्रीम थकान होती है, काफ़ी सारे टेस्ट कराने के बाद भी वो नेगेटिव आते हैं। तो उस समय पेशेंट को जब फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, क्योंकि प्रेजेंट HIV स्टार्टिंग में ऐसे ही करता है, 2 से 4 हफ्ते बाद वो बढ़ने लगते हैं। एक्चुअली HIV में होता क्या है, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी कॉज करता है, मतलब जो हमारे बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता है उसको डैमेज करता है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनते हैं, लेकिन ये इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, और वायरल लोड जैसे जैसे शरीर में बढ़ता जाता है हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है और सिम्टम्स परसिस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वायरल लोड इंक्रीज़ हो जाएगा, दूसरी बीमारियां भी घर करने लगेंगी, और फिर ये एक्यूट स्टेज से क्रॉनिक स्टेज में चला जाएगा लंबे समय में, जो एड्स बीमारी में बन जाएगा। तो एड्स जो है, HIV अलग है, एड्स अलग है। तो आप अगर ऐसा कहना चाहें कि HIV का लास्ट स्टेज जो है वो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसके प्रिवेंशन के लिए जो लक्षण हैं उनको पकड़ के टेस्ट करा लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सिंड्रोम है तो मल्टीपल इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो एसोसिएट हो जाती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स का ये ग्रुप हो सकता है। हाँ जी, जो हम आगे इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे महाजन सर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम सुरक्षा की बात करने लगते हैं, सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, तो सीमा सुरक्षा बल का अगर मैं बात करती हूँ युद्धकालीन के समय की, तो उस समय क्या भूमिका होती है उनकी? जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर प्रसाद से पहले भी बताया कि अपने देश के अंदर सीमा सुरक्षा बल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में है। तो बहुत लंबा बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के साथ, बहुत लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। तो जो इनिशियल डिप्लॉयमेंट होती है वो सीमा सुरक्षा बल की होती है, जब तक कि नेशनल मोबिलाइजेशन नहीं होता, लड़ाई डिक्लेयर नहीं कर दी जाती, उसके बाद फिर आर्मी मोबिलाइज होकर अपने स्थान ग्रहण करती है। तो उस समय, उससे पहले सीमा सुरक्षा बल जो उनकी चौकियाँ होती हैं वहाँ पे डिप्लॉयड रहते हैं, एंड वो यकीन करते हैं कि कोई भी अनऑथराइज आदमी या कोई दुश्मन की ऐसी एक्टिविटी ना हो कि जो हमारे देश की तरफ आ सके। तो सबसे पहला डिप्लॉयमेंट सीमा सुरक्षा बल का ही होता है, और नेशनल मोबिलाइजेशन डिक्लेयर होने के बाद इंडियन आर्मी उन जगह को जो कि टेक्टिकली इम्पोर्टेंट होती हैं अपने हिसाब से उसको ले लेती हैं, और सीमा सुरक्षा बल उनके साथ वहाँ पे जुट जाती है। तो बीफ अप हो जाती है वो स्ट्रेंथ सीमा सुरक्षा बल की जो आउटपोस्ट होती है आर्मी के द्वारा। तो इनिशियली डिप्लॉयमेंट होती है ताकि हमें दुश्मन चौंका ना सके, इसलिए सीमा सुरक्षा बल सबसे आगे डिप्लॉयड होती है। बिल्कुल, ये तो हमने युद्ध की बात की, लेकिन शांतिकालीन में भी उनकी बेहद भूमिका होती है, उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं लक्षण जानना चाहती हूँ डॉक्टर सुगंधा आपसे कि क्या मेन लक्षण होते हैं जिससे कि व्यक्ति ये समझ सके। जैसे आपने बताया कि इनिशियली तो फ्लू होता है, तो व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि फ्लू है कि HIV एड्स है, तो कैसे समझा जाए, ऐसे कौन से लक्षण, कब तक उस पर वॉच किए जाए उन लक्षण पे, वो भी बताइए। देखिए, लगभग एक्सपोजर के बाद 2 से 4 हफ्ते लगते हैं लक्षण आने में। मतलब लक्षण जो हैं वो तो फ्लू लाइक आते हैं, पर अगर आप टेस्ट पॉजिटिव आने में 2 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। धीरे धीरे ये वाली स्थिति वर्सन होती जाती है, फ्लू वाले सिम्टम्स हैं, और उसके बाद आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, साथ साथ में निमोनिया के लक्षण आने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं,
तो इसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी घर करने लगती हैं। तो सबसे पहला है, अगर आपको फ्लू जैसे लक्षण लग रहे हैं और आपको HIV का एक्सपोजर का डाउट हो रहा है तो सबसे पहले आप टेस्ट कराएं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फैलता कैसे है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि जो HIV है वो छूने से नहीं फैलता है, इसको फैलने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज़ है ये। तो कभी भी कोई भी इन्फेक्टेड निडल्स अगर आपने यूज़ करी हैं, ये रेक्टल, वजाइनल और सेमाइनल फ्लूइड से फैलता है। अगर इसका कांटेक्ट होता है तो ये शरीर में घर कर जाता है। तो प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आप आए हैं, वो फ्लूइड आपके बॉडी को टच करा है, ब्लड में एंटर करा है, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट में भी जैसे मैंने बताया कि एंटीबॉडी टेस्ट हैं और एंटीजन टेस्ट हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हैं। तो ये रैपिड टेस्ट है, इसकी 20 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है, तो आपको टेस्ट करा के आप इसको पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर लक्षण अगर आते हैं तो फिर इसकी प्रोफाइलेक्सिस भी है, दवाइयाँ भी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ में जैसे कि महाजन सर, मैंने आपसे पूछा, बात हमने युद्धकालीन की कर ली, लेकिन शांतिकालीन की भी अगर बात की जाए तो उसमें क्या भूमिका होती है हमारे सीमा सुरक्षा बल की? इवन जैसे मैंने बोला कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, जब आप अभी इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि पीस के टाइम पे सीमा सुरक्षा बल का क्या योगदान रहता है, तो यदि आप देखें कि देश के अंदर भी काफ़ी सारी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। चाहे आप वो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम ले लीजिए, चाहे वो आप अपना नेक्सलिज्म एरिया ले लीजिए, तो CAPFs को डिप्लॉयमेंट जनरली अगेंस्ट नेक्सलिज्म पे भी आता है, चाहे वो BSF हो, चाहे वो CRPF हो, और नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो असम राइफल वगैरह हैं। तो ये सभी CAPF के जो हिस्सा हैं, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पीस टाइम के दौरान, मतलब कि जो आज का दिन है, जबकि बॉर्डर के ऊपर कोई लड़ाई नहीं है, बट इनकी डिप्लॉयमेंट डेफिनेटली इस चीज़ को भी कंट्रोल करने में लग जाती है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं ना केवल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, बोथ जो है वो एक तरीके से देखा जाए कि पूरा सीमा सुरक्षा बल के ही कंधों पे है, और इसमें हमारी भागीदारी बहुत बढ़ जाती है। और इसी के साथ में मेरा जानना ये भी ज़रूरी है कि जब हम HIV एड्स की बात करते हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि जो लोग मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं जिनके, और इसी के साथ में जो अभी हम बहुत चलन देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, तो ऐसे में भी क्या चांसेस बढ़ जाते हैं HIV एड्स होने के? तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये डिपेंड्स करता है कि अगर पेशेंट या पार्टनर आपका इन्फेक्टेड है तो सबसे पहले तो आपको एब्सटिनेंस का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई पेशेंट या कोई पार्टनर अगर इन्फेक्टेड है तो उसको सेक्स अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जो आप बोल रहे हैं मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जो हैं, उसमें बैरियर मेथड्स यूज़ करना चाहिए, जैसे कंडोम। मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और सबसे ज़्यादा ये है कि कोई भी ब्लड का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए HIV इन्फेक्टेड पर्सन से, क्योंकि एक बार अगर कांटेक्ट हुआ तो वायरल लोड इंक्रीज़ होने लगता है। तो इसलिए हमें बचाव करना चाहिए। जो ड्रग्स लेते हैं यूथ हैं जो, उनमें भी बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि मल्टीपल सिरिंजेस अगर यूज़ कर रहे हैं, सिंगल नीडल से दूसरे को प्रिक कर रहे हैं 2-3 लोगों को, तो उसमें भी HIV ट्रांसमिशन का खतरा रहता है। और अगर ओरल फ्लूइड्स हैं, किसी को ब्लीडिंग गम्स हैं या इन्फेक्टेड पेशेंट है वो, उसको ब्लीडिंग या ओरल अल्सर्स हैं, एनल, रेक्टल या वजाइनल सेक्स से भी ये स्प्रेड हो जाता है। जहाँ भी ब्लड का कांटेक्ट होता है ये एंटर कर जाता है, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब जो हमारा एक मिसकंसेप्शन ही बोल सकते हैं, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। भोपाल से प्रदीप साहू जी हैं, और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। प्रश्न कीजिए। जी, आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी प्रदीप जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, प्रश्न कर सकते हैं। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी नमस्कार। जी प्रश्न कीजिए। हाँ, पहला प्रश्न जो है एड्स से रिलेटेड है डॉक्टर सुगंधा वर्मा से, कि एड्स का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो एलाइजा टेस्ट है या विडाल टेस्ट है, एक थोड़ा ये बताइए। और दूसरा ये बताइए कि सामान्य जो आमजन लोग हैं उनके बीच में एक ये मिथ है कि एड्स जो बीमारी है एक लाइलाज बीमारी है, बाकी लोग कैसे फैलती क्या होती है वो तो बहुत सारी बातें। एक ये। दूसरा प्रश्न मेरा मेजर अजय कुमार से है। सबसे पहले तो सीमा सुरक्षा बल के सभी जवानों को नमन करता हूँ, और उनसे मेजर अजय कुमार से मेरा प्रश्न ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय सुरक्षा की तीनों विंग से रिस्क फैक्टर्स में कैसे डिफरेंट? कौन से फैक्टर? आप एक बार और अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं प्रदीप जी? किससे? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाला। हाँ जी। मेरा प्रश्न मेजर अजय कुमार से ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय सुरक्षा की तीनों जो विंग है, आर्म, नेवल और एयर, तीनों विंग से रिस्क फैक्टर्स में
केसेस डिफरेंट हैं ओके जी। रिस्क फैक्टर में। रिस्क फैक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ज्यादा होता है कि वो तीनों विंग्स में ज्यादा होता है। रिस्क फैक्टर की वो बात रिस्क कर रहे हैं फैक्टर, जी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनकी चिंता भी है हमारे जवानों के लिए। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आपका प्रश्न बहुत ही सराहनीय है जिस तरीके से आपने पूछा है। थैंक यू जी। यू वांट मी टू टेक? हाँ। ओके। आपका क्वेश्चन बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपने जानना चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस की जो तीनों विंग है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रिस्क फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ, मतलब रिस्क फैक्टर किस में ज़्यादा है। देखिए, जब आप लड़ाई के लिए जाते हैं रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहेगा, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए हो चाहे वो आर्म फोर्सेस के लिए हो। एक बार लड़ाई लगती है तो गोली ये नहीं पूछती वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान है चाहे वो आर्मी या एयरफोर्स और नेवी का जवान है। बट डेफिनेटली जब लड़ाई लग जाती है तो तीनों आर्म फोर्सेस का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वहाँ पे जाके डिप्लॉय होती है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। एंड उस समय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है वो चंद एक बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनको वो मैन करती हैं और उनको आर्मी जाके बीफ अप कर देती है। तो डेफिनेटली लड़ाई के दौरान तो यदि आप रिस्क फैक्टर देखेंगे तो बॉर्डर से अपना आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा। पर यदि आप पीस टाइम इंटरनल सिक्योरिटी में देख रहे हैं तो उस समय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती है अदर देन द काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में यहाँ पे आर्मी बहुत रेगुलरली डिप्लॉयड है। तो उस दौरान यदि बीएसएफ काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में डिप्लॉयड है या फिर नक्सलिज्म एरिया में डिप्लॉयड है तो बीएसएफ का रिस्क फैक्टर उस समय ज़्यादा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर सुगंधा, जो आपको लेकर प्रश्न था प्रदीप हाँ जी जी, का, वो मैं भी- बताना चाहूँगी कि जो एलाइजा टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है और दूसरा इन्होंने बोला था कि क्या एड्स जो है वो लाइलाज है। जी हाँ, ये इलाज इसका नहीं है, लेकिन हम वायरल इन्फेक्शन का जो लोड है उसको हम एचआईवी के वायरल इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं ताकि जो पेशेंट है वो एक हेल्दी लाइफ जी सके, जिसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स हैं और आजकल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं जिनसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि वो वायरल लोड इंक्रीज़ ना हो और वो एड्स की तरफ ना जाए पेशेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे दी है और इसी के साथ में प्रश्न बहुत अच्छा था यहाँ पे प्रदीप जी। और इसी के साथ में दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका फेस हमेशा ग्लो करे, लेकिन क्या उसके लिए हम मेहनत करते हैं? क्या मेहनत करनी है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज के कार्यक्रम में जो हम अगला सेगमेंट लेने वाले हैं वो है फिटनेस, और जिसमें हम आपको बताएंगे कि फेस की ऐसी कौन सी एक्सरसाइज की जाए जिससे चेहरे पे और भी निखार आ सके और इसी के साथ में ग्लो आ जाए और उम्र जो है वो कम हो जाए। तो आइए दर्शकों, हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिटनेस। फेशियल योगा दिखाती हूँ। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आने देते। विनल, फेशियल योगा दिखाइए। सबसे पहले 2 फिंगर्स लेकर आईज के नीचे से अंदर से बाहर की तरफ हल्का हल्का मसाज लेंगे, अंदर से बाहर की तरफ। इसके बाद आपका थंब लीजिए और जो लाफ्टर लाइंस हैं नोज़ के पास में चीक से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। Yes, 1, 2, 3, 4, हल्का सा प्रेशर देंगे इसमें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। फोरहेड पर आइए विनल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाएंगे, गर्दन पर हाथ रखेंगे, हल्का सा प्रेस कीजिए नीचे की तरफ और जॉ का मूवमेंट देंगे। देखिए, जॉ को खोलेंगे और बंद करेंगे। जॉ में पूरा प्रेशर लेकर जॉ को खोलेंगे और बंद करेंगे, जिससे आपके गर्दन की रिंकल्स ख़त्म होंगी। आइए विनल वापस। अब एक पाउट जैसा नॉर्मली सेल्फी लेते समय आप बनाते हैं, वो एक पाउट बनाएंगे जिससे आपके फेस के रिंकल्स कम होते हैं। बनाइए विनल। आप अपनी यथाशक्ति जितना आप इसे रोक सकते हैं 30 सेकंड्स से लेकर 3 मिनट्स तक इसे रोकने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स। आइए मैं आपको दिखाती हूँ सर्वांगासन। विनल, सर्वांगासन दिखाएंगे। लेट जाइए लाइंग पोजीशन में, दोनों हाथ रखिए हिप्स के पास। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे।
सर्वांगासन शोल्डर स्टैंड है, आपकी पूरी बॉडी का वेट शोल्डर पर आ जाता है और ये बहुत अच्छा आसन है आपके चेहरे की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। रिलैक्स। एक ब्यूटीफुल चेहरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तनाव में ना हो, तो तनाव को कम करने के लिए प्राणायाम का मुख्य रोल है। तो आइए मैं आपको प्राणायाम बताती हूँ। सबसे मेन जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। आप राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा में रखिए, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रखिए। ज्ञान मुद्रा बनाइए। हाँ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल कीजिए। इसके पश्चात राइट से इनहेल कीजिए, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। एक छोटी सी बात इस प्राणायाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना आप इनहेल करें उससे डबल टाइम में एक्सहेल कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दर्शकों हमने आपको बताया है कि फिट हैं तो हिट हैं, और यहाँ पे जो भी एक्सरसाइजेस फेस की बताई हैं, क्योंकि हर नारी या पुरुष चाहते हैं कि वो खूबसूरत दिखें, तो वाकई इन एक्सरसाइज को आप अपना के अपने चेहरे का ग्लो बढ़ा सकते हैं और भी सुंदर लग सकते हैं। इसी के साथ में हम वापस आते हैं जो हमारा चर्चा का विषय था, जिस पे आज हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि सीमा सुरक्षा बल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और आज जो है हमारा विश्व एड्स दिवस है उस पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरा प्रश्न डॉक्टर सुगंधा से यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वो एक प्रश्न रह गया था कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एड्स की बात करते हैं तो प्रश्न ये आता है कि आपका सेक्सुअली आपका किसी के रिलेशनशिप है तो ही आपको एड्स हो सकता है। तो क्या ये एक सिर्फ एक भ्रांति है, क्योंकि और भी कोई मोड हो सकते हैं जिससे कि एड्स हो सके? क्योंकि ऐसा नहीं भी हुआ है, अगर आपका सेक्सुअल पार्टनर जो है उसके साथ में उसको एड्स नहीं है और उसके बाद भी एड्स हो जाता है, तो क्या वजह हो सकती है? हाँ, इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि अगर इन्फेक्शन जो है उसका मोड्स ऐसे हैं कि सेक्स अवॉइड फ्रॉम सेक्स के अलावा भी इन्फेक्टेड निडल्स यूज़ करने से, या कभी भी जो मैंने आपको बताया ड्रग इंटेक जो करते हैं सिरिंजेस से, उनसे भी ये इन्फेक्शन का मोड है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगी, हाँ जी। ड्रग इंटेक से कैसे? देखिए, अगर ड्रग का इंजेक्शन लगा रहे हैं और वही इंजेक्शन दूसरे पार्टनर ने लगा लिया, तो आपका ब्लड कांटेक्ट दूसरे से हुआ, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस हैं। कहीं भी ब्लड का कांटेक्ट होता है, जैसे ओरल सेक्स है, उसमें भी अगर आपके मुंह में माउथ अल्सर्स हैं और इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो उससे भी कॉज रहता है इन्फेक्शन का। बिल्कुल, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, इन्फेक्टेड निडल से भी हो सकता है। इवन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और एक ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड है और मदर इन्फेक्टेड है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क से भी स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन। तो फिर क्या अगर मान लीजिए कोई भी मदर पॉजिटिव होती है, तो क्या वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएगी? नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, पर वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे होना चाहिए, क्योंकि उससे जो वायरल लोड है वो बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होगा या कम होगा, तो उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो इन्फेक्टेड मदर हैं, उनने अगर बेबी को बर्थ हुआ है, बेबी का बर्थ, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। तो इसमें जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक हार्ट थेरेपी होती है, दैट इज़ द हाईली इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो प्रेग्नेंट वुमेंस को देते हैं अगर वो इन्फेक्टेड हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर है, उनको दिया जाता है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को नुकसान ना हो। और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हम टॉप मिल्क भी बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग इज़ असेंशियल। तो ऐसा प्रिकॉशन नहीं है कि अगर एड्स की पेशेंट है या HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग ना कराए, वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे होना चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ वो अपने बच्चे को मिल्क पिला कई बार ऐसा भी होता है कि महिला पॉजिटिव है तो वो कंसीव ही नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं कंसीव करूंगी तो हो सकता है उसके बच्चे को हो जाए। इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं महाजन सर आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मैं NCC कैडेट्स की बात करती हूँ तो वो कैसे अपने नेशन सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे आपने बोला कि BSF में जा सकते हैं, सब नहीं जा सकते, तो क्या वो कर सकते हैं? क्या उनकी भागीदारी उसमें हो सकती है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए जैसे जहाँ पे भी वो हैं, यदि वो यहाँ तो खैर हम मध्य प्रदेश में हैं, तो सेंट्रल इंडिया है तो इतना नहीं होगा, बट डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे नक्सलिज्म का है,
तो वो जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो CAPF की कोई भी, चाहे CRPF हो, BSF डिप्लॉयड है, तो उनकी मदद कर सकती हैं बाय प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट्स, ताकि वो अपने ऑपरेशन को प्लान कर सकें। और यदि आपने देखा गया है जहाँ जहाँ पे भी नक्सलिज्म है, तो वो लैंड माइन लगा के काफ़ी हानि पहुंचाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। यदि इस टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भी मिलता है, एंड इफ़ इज़ अ ट्रेंड NCC कैडेट, सो ही विल बी ऑलवेज विजिलेंट, मतलब उसकी आंख और कान हमेशा खुले रहेंगे। और इस प्रकार का यदि कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो इट कैन बी शेयर्ड विच कैन हेल्प द सिक्योरिटी फोर्सेस टू अवॉइड दोज काइंड्स ऑफ फेटल इंसिडेंट्स। बिल्कुल, बहुत अच्छी यहाँ पे बात, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि NCC कैडेट्स जो होते हैं वो BSF में नहीं भी कहें, लेकिन उसके बाद भी उनको रहता है कि हम कैसे भागीदारी दे सकते हैं अपने नेशन को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत आसान है कि वो अपनी भागीदारी दे सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानकर, और इसी के साथ में वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, अपनी जो भी उनकी राइट्स हैं, उनको वो फुलफ़िल कर सकते हैं यहाँ पर देकर। इसी के साथ में मैं डॉक्टर सुगंधा, मैंने आपने जो प्रश्न किया था, मैं उसी पर वापस आती हूँ कि अगर कोई भी महिला पॉजिटिव हो जाती है कंसीव करने से पहले, तो वो डरती है कि हमें कंसीव करेंगे तो ऐसा ना हो कि बच्चे को हो जाए ना, बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, तो क्या सही है ये? नहीं, अगर वो कंसीव करने से पहले अगर वो पॉजिटिव है तो शी शुड टेक ट्रीटमेंट बिफोर। पहले से उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए जब उसका वायरल लोड कम हो जाए, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस कम है। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि अगर वो HIV पॉजिटिव तो कभी कंसीव ना करना चाहे। अगर वो कंसीव हो जाती है और प्रिकॉशंस लेती है, साथ में रेट्रोवायरल थेरेपी लेती है HIV वायरस के लिए, तो वो कंसीव भी कर सकती है और आगे प्रेगनेंसी को बढ़ा के बच्चे को जन्म भी दे सकती है। कई बार ऐसा देखा है कि जो HIV पॉजिटिव महिला है उसने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है, और अगर बेबी भी पॉजिटिव है तो उसको भी थेरेपी दे सकते हैं ताकि उनका इन्फेक्शन ठीक हो जाए। बिल्कुल। यहाँ पे महाजन सर, मैं आपसे जानना चाहिए, तो हमने बात करी NCC कैडेट्स की, अगर मैं बात करती हूँ खुद अपनी, तो ऐसे ही जो हम लोग नागरिक हैं, जो हम लोग सामान्यतः चाहते हैं कि हम भी अपने नेशनल सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट करें, तो ज़रूरी है कि हमको NCC ज्वाइन करना है, ज़रूरी है इनको BSF ज्वाइन करना है। तो अगर हम नॉन BSF हैं, नॉन NCC कैडेट्स हैं, तो क्या हमारी भागीदारी नहीं बनती एक नागरिक होने के नाते कि हम अपने नेशन को सिक्योरिटी दे सकें? तो क्या कर सकते हैं, क्या दायित्व होता है? वो देश की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी ना तो सिर्फ आर्म फोर्सेस की और BSF की या पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, ये यदि मेरे हिसाब से हर नागरिक, हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो उसको अपने देश को सिक्योर रखना है। तो यहाँ पे भी जरूरत पड़ती है आपातकाल, लाइक कोई भी नेचुरल कैलेमिटी या नेशनल वॉर जब डिक्लेयर हो जाता है, तो हर सिटीज़न का भी जिम्मेवारी बनता है कि जब मोबिलाइजेशन चल रहा है तो वो आर्मी का, एयरफोर्स, नेवी का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का मदद कर सकें, ताकि वो अपने सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच सकें और देश की सुरक्षा में हिस्सा ले सकें। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं तमाम दर्शकों को भी बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता है कि आप आर्मी ज्वाइन करें, ज़रूरी नहीं है कि आप BSF ज्वाइन करें या पुलिस में हो। यहाँ पर हमारी खुद की एक नागरिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। उसके लिए ना केवल हमको एक छोटे समाज से शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, अड़ोस पड़ोस को सुरक्षित रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र ही सुरक्षित होता है। तो अपनी जिम्मेदारी ज़रूर समझिए। खासकर मैं युवाओं को भी यहाँ पे मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी समझना है और राष्ट्र को सुरक्षित बनाना है। इसी के साथ में डॉक्टर सुगंधा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत मतलब आमतौर पे कहा जाता है कि एड्स जो है वो छूने से नहीं फैलता है, इस कथ को सब बोलते हैं, तो क्या उसके पीछे क्या पूरी एक मैं बोलूँगी कहानी होती है जिसको ये बार बार कहा जाता है कि एड्स छूने से नहीं? क्योंकि लोग डरते हैं, पता चल जाए कि सामने वाले व्यक्ति को एड्स है तो वो डर जाता है, उससे बातचीत नहीं करेगा, या हो सकता है उसको अपने समाज से थोड़ा सा दूर कर दे। तो क्या ये सच है कि एड्स छूने से नहीं फैलता? हाँ जी, ये बिल्कुल सच है। एड्स ऐसी बीमारी है जो छूने से नहीं फैलती है, और इसके लिए अगर आपको एड्स जिस व्यक्ति को हो उसको बिल्कुल तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए ताकि वो इस बीमारी से लड़ सकें। और कहते हैं ना कि बीमारी जब हो जाती है तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं, कि वो छुआछूत मानने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। साथ खाने से, छूने से, उनके साथ बैठने से, उनके कपड़े भी पहनने के कारण भी कभी भी एड्स नहीं होता है। एड्स के जो कुछ इन्फेक्शन फैलने के सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या सिरिंज के कारण होता है, उसी से
इन्फेक्शन फैलता है। वायरल जब कभी भी बॉडी में ब्लड से कांटेक्ट करता है तभी वो फैलता है, तो किसी भी व्यक्ति के छूने से, साथ खाने से, उनके साथ रहने से नहीं फैलता। तो उन लोग को साथ देना चाहिए ताकि वो इस बीमारी से लड़ सके, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सच है कि एड्स कभी भी छूने से नहीं फैलता है। बिल्कुल, जैसे कि अपन ने यहाँ पे चर्चा भी करी थी कि 1988 के बाद से जैसे कि दिवस मनाना शुरू किया, विश्व एड्स दिवस, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी भी लोगों की सोच में परिवर्तन आया है एड्स को लेकर, अगर हम आज 2022 की बात करें तो? जी, अभी मुझे ये ऐसा लगा है कि जब से अच्छी ड्रग्स आई हैं जो एड्स का बचाव कर रही हैं, एड्स होने का बचाव कर रही हैं, HIV को रोक रही हैं, तब से लोगों को मानसिकता में चेंज आया है। आज इस बार की 2022 की थीम भी यही है, समानता। तो अगर हम HIV पेशेंट्स के साथ रहेंगे और उनकी मदद करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे ताकि वो टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे दवाइयाँ ले सकें, तो उससे हम बहुत हद तक इसको बचाव कर सकते हैं। इस बीमारी का जो भ्रांतियाँ हैं उनको हम तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे लगातार हमको दे रहे हैं। और इसी के साथ में महाजन सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मैं बहुत महत्वपूर्ण बातों की बात करती हूँ जो कि सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी होती हैं, हर कोई जानना चाहता है क्योंकि हम उससे नहीं डायरेक्टली जुड़े हैं, तो मेरे जैसे कई नागरिक हैं जो हमको यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी चाहेंगे कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सबको पता होना चाहिए, जो कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता होती है, क्योंकि नागरिक हम भी हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो किस परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? सीमा सुरक्षा बल एक ऐसी फोर्स है कि जो बहुत ही डिफ़िकल्ट एरियाज़ में डिप्लॉय रहती है। चाहे वो आप राइट फ्रॉम JNK से लेके नीचे रन ऑफ कच्छ तक का बॉर्डर देख लीजिए, तो बहुत लंबा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ है। तो राइट JNK से लेके रन ऑफ कच्छ तक आप देखेंगे कि सीमा सुरक्षा बल की आउटपोस्ट हैं और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो डिप्लॉयड रहते हैं। वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, यदि नॉर्थ में देखें तो बहुत सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ी होती है, और नीचे राजस्थान और नीचे आ जाए तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट वहाँ पे 50 डिग्री 60 डिग्री को टच कर रहा होता है। तो मैं सभी को बताना, एंड दिस इज़ अ फोर्स जो कि ऑल इंडिया डिप्लॉयमेंट पे रहती है, तो इनका फील्ड प्रोफाइल, पीस प्रोफाइल रहता है, बट फिर भी ये ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं, काफ़ी समय तक ये फील्ड में लगातार रहते हैं और फिर थोड़ा पीस प्रोफाइल में आएंगे, फिर दोबारा फील्ड में चले जाएंगे। तो बट जो भी मेरा मानना है कि जो भी फोर्स ज्वाइन करता है तो वो ये सोच के ज्वाइन करता है, उसके अंदर एक तो एडवेंचर की बहुत वो होती है कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए करना है। तो जब वो ज्वाइन करता है फिर उसको नहीं लगता कि ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं कि वो उनके बरकरार रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ही डू इट वेरी वेल देयर, एंड जो भी नेचर का वो है उसको अच्छी तरह से वो सहन करता है और अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे तरीके से निभाता है। बट तो आपको, यदि आपने BSF ज्वाइन करनी है तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको डिफ़िकल्ट एरिया में भी नौकरी करनी पड़ेगी और आपको पीस एरिया में भी नौकरी करनी। कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि क्या BSF के बाद में हम स्विच कर सकते हैं आर्मी में? नहीं, BSF के बाद आप आर्मी में स्विच नहीं कर सकते, बिकॉज आर्मी की रिक्रूटमेंट जो अभी आपने देखा होगा अग्निवीर वगैरह का अभी दोबारा से शुरू हो गया है, तो BSF की से आप आर्मी में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी की रिक्रूटमेंट टोटली डिफरेंट पैरामीटर्स पे है। BSF की फ़र्क नहीं है, बट डेफिनेटली पैरामीटर्स अलग से हैं, सर्विस प्रोफाइल अलग है, एक होम मिनिस्ट्री के नीचे, एक डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे है। बट डेफिनेटली आर्मी से डेपुटेशन पे हमारे ऑफिसर्स वगैरह भी आते हैं, कुछ नफरी आती है जो कि ब्रिगेडियर रैंक पे ऑफिसर भी आते हैं जो डेपुटेशन पे BSF में जाते हैं। पर यदि अभी अग्निवीर अभी रोल आउट होना शुरू होगा तो ये यूथ के लिए एक बहुत जानकारी वाली बात है, बिकॉज इवन होम मिनिस्ट्री ने भी अनाउंस किया है कि जब अग्निवीर में अभी 25% ही परमानेंट रहेंगे, बाकी जो 75% है दे विल बी आउट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें जो लेटरल अब्जॉर्प्शन है पैरामिलिट्री फोर्सेस में वो हो जाएगा। तो आर्मी से आप BSF में आ सकते हैं, पर BSF से आप आर्मी में नहीं जा सकते। लेकिन हम अगर बात करते हैं अगर सुरक्षा प्रदान की, तो हम प्रत्यक्ष रूप से ज़रूर हम भागीदारी यहाँ पे निभा सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर बात करती हूँ डॉक्टर सुकिंदा आपसे कि अगर बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? मतलब क्या ऐसा है कि जिसको HIV एड्स हो गया वो अपने स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता है? तो क्या कॉम्प्लिकेशंस के इतने ज़्यादा भयानक हैं? तो उसके बारे में भी आप प्रकाश जी, अगर HIV आगे बढ़ता है, एड्स की तरफ जाता है, जिसमें 8 से 10 साल लग जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के होने में HIV अगर कंट्रोल नहीं हो, वायरल लोड बढ़ता जाएगा तो आपका प्रतिरोधक क्षमता का जो बॉडी की उसको पूरी तरह से डैमेज कर देगा। तो जब वो उसको डैमेज कर देता है तो
तो दूसरे इन्फेक्शंस भी बॉडी में घर करने लगते हैं जो एक हेल्दी बॉडी में नहीं आते हैं। जैसे टीबी की बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, ये भी उस शरीर को अपना घर बनाने लगते हैं, तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो जब एड्स प्रोग्रेस करता है, आगे HIV प्रोग्रेस करता है, तो बहुत सारे पूरे शरीर का डैमेज होना शुरू हो जाता है जो रिकवर नहीं होता। अगर हम शुरुआत ऊपर से करेंगे, दिमाग से शुरू करेंगे, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट भूलने लगेगा, कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगी, उसको ट्रेमर्स आने लगेंगे, लेकिन सही फॉरगेटफुलनेस समय पर अगर पता कर लिया जाए तो हेल्दी जीवन भी जी सकते जी, हैं। जी। बिल्कुल, यानी कि ये एक तरीके से अगर हम टाइमली उसको पता कर लेते हाँ हैं जी। तो हेल्दी लाइफस्टाइल भी क्योंकि हम वो जी सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की Correct. तरफ चला जाएगा। हर जो भी सिस्टम है बॉडी का, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, डाइजेस्टिव, वो सब बिगड़ने लगता है। बिल्कुल। निमोनिया हो जाएगा, बहुत सारे सिम्टम्स हैं बिल्कुल, जो प्रोग्रेस कर जाते हैं। इसी के साथ महाजन सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि नेशन के विजन्स होते हैं, कई सारे नेशन के विजन्स हैं, और एनसीसी को हम देखते हैं, एनसीसी कैडेट्स जो है सबसे बड़ा यूथ संगठन होता है। यूथ जहाँ होती है वहाँ ताकत अपने आप जुड़ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम उसी नेशन के विजन की अगर बात कर देते हैं कि जो विजन, जैसे मैं अगर बात करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर विजन की बात करती हूँ, जो हमारे महामहिम राज्यपाल, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो उनका एक बहुत ही खास मुहिम है कि उन्हें सिकल सेल फ्री नेशन बनाना है। तो उसमें अगर मैं बात करूं कि 1 MPCTR की अगर बात करती हूं, तो वो कैडेट्स भी उसमें लगे हुए हैं, और जिस तरीके से एनसीसी कैडेट्स हेल्प कर सकते हैं, तो क्या एनसीसी कैडेट्स इस तरीके से मिशन में जुड़ के हेल्प कर सकते हैं, और क्या उनकी भागीदारी हो सकती है? जैसे मैंने बताया कि एनसीसी का जो पहले तो एनसीसी पूरी दुनिया की लार्जेस्ट वॉलंटियर फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है। बल्कि हमारे पास आज की डेट में 15 लाख कैडेट हैं पूरे इंडिया के अंदर, जिनमें से यदि मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लूँ तो मेरे पास 1,05,000 कैडेट हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और आजकल का जो मुद्दा या विजन जो हमारी एनसीसी की है, वो इज़ टुवर्ड द नेशन बिल्डिंग, टू मेक मतलब कि एक अच्छा सिटीजन बनाने की। तो जिसमें हम उसको डिसिप्लिन के लिए आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग भी देते हैं, स्पेशल सर्विस सब्जेक्ट वगैरह भी पढ़ाते हैं, ताकि वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड CAPF, BSF, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस को ज्वाइन कर सके। पर उससे भी ज़्यादा एक जरूरी महत्व कार्रवाई जो एनसीसी करती है, वो एक SCCD बोलते हैं हम, जिसको सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जागरूकता पब्लिक के अंदर पैदा करते हैं। और उनमें से एक सिकल सेल का जो अभी नया पता हमें चला है, हम इसको भी इंक्लूड करेंगे, ताकि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे ये आपने जैसे भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ताकि गर्ल्स जितने भी हैं इस दोनों प्रदेश की, उनके अंदर ये जागरूकता फैला सकें। तो हम इस SSCD के थ्रू जागरूकता फैलाएंगे, चाहे उसमें हम फूड पुलिसिंग करें, नुक्कड़ नाटक करेंगे, कुछ अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, और मिस्टर डांगी जो कि इन्वॉल्व हैं इसके साथ, तो उनसे कुछ लिटरेचर लेंगे और फिर रिक्वेस्ट करेंगे जो भी इस सब्जेक्ट के साथ जुड़े हैं, तो जब भी हमारा कैंप होता है या अवेयरनेस रैलीज होती हैं, उसके अंदर इनवाइट करके पब्लिक के लिए अवेयरनेस बढ़ाने का हम पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ जो आदिवासी शहर हैं जो अपने, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस देखी गई। और जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर CBS डांगी भी क्योंकि एनसीसी ऑफिसर हैं वो 1 MPCTR के, तो उनका बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है। तो हम भी चाहेंगे कि एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो मिलकर इसमें जो विज़न है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, महामहिम का, कि सिकल सेल नेशन जो है हमारा फ्री होना चाहिए, सिकल सेल से हम फ्री करें अपने नेशन को, तो उस पर ज़रूर कैडेट्स का यहाँ पे हम ट्रेन कर सकते हैं और उनमें भागीदारी, क्योंकि अवेयरनेस को लेके मुझे लगता है कि वो काफ़ी जागरूक होते हैं, क्योंकि यूथ होता है वो, तो उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है उस चीज़ को लेके। और यहाँ पे मैं डॉक्टर सुगंधा आपसे भी जानना चाहती हूँ, अधिकतर जो डॉक्टरी है वो लोग विश्वास करते हैं गूगल पर, डॉक्टर के पास वो सबसे अंत में जाते हैं लेकिन उससे पहले वो गूगल सर्च करके अपना ट्रीटमेंट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या आप बहुत संक्षेप में चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये कितना हानिकारक हो सकता है उनके स्वास्थ्य के लिए? जी, जो गूगल है वो ऑल ओवर बहुत सारे लोगों पे सर्च करके बताता है। हर किसी का, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हर फेस पे कुछ चीज़ सूट नहीं करती है, सबका फेस अलग अलग होता है, किसी को कुछ क्रीम सूट करती है, किसी को कुछ अलग क्रीम। अगर आप गूगल पे देख के सब अप्लाई करेंगे तो आपका डैमेज होना है। तो इसी तरह से आपको गूगल पे सर्च आप करिए, लेकिन डॉक्टर पे विश्वास रखिए, है ना। सबसे पहले आप अगर डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तो वो आपके शरीर के अकॉर्डिंग, आपके सिम्टम्स के अनुसार, आपको जो सूट करता है उसके हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे। और गूगल तो अनलिमिटेड है, डाइवर्सिटी है वहाँ पे इतनी, तो मेरे ख्याल से उससे नुकसान ज़्यादा है।
और जिसने इस चीज़ को पढ़ा है, जिस चीज़ की उसकी फील्ड का नॉलेज है, उससे आप ज्ञान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। महाजन सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या आप मैसेज उन यूथ को देना चाहते हैं जो एनसीसी कैडेट्स नहीं हैं, जो बीएसएफ में नहीं है, जाना चाहते थे पर नहीं जा पाए किसी भी कारण से, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो सिक्योरिटी, नेशन सिक्योरिटी में अपनी क्या क्या योगदान दे सकते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो कई बार वो निराश भी हो जाते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, जब हम किसी एनसीसी कैडेट को ट्रेन करते हैं तो इस मुद्दे से ट्रेन करते हैं कि वो एक देश का अच्छा सिटीजन बन सके। तो जरूरी नहीं है कि सारे आर्म फोर्सेस के अंदर चले जाएं, जैसे आपने बोला सारे बीएसएफ में नहीं जा सकते, सारे आर्मी, तो बहुत सारी फील्ड हैं देश के अंदर, पर ठीक है, हमने उसको ट्रेन किया है और उसको उस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा के देश की सिक्योरिटी में हमेशा हिस्सा लेना चाहिए। देश की सिक्योरिटी में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, आपके कोई नेचुरल क्लेमिटी भी आ गया, जैसे कोई ठीक है बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, उस समय भी देश की सिक्योरिटी का हिस्सा होता है। तो ये वो कैडेट्स हैं जिनको हमने डिजास्टर मैनेजमेंट भी सिखा रखा है। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है एंड देन दे बिकम द मे बी अभी एनडीआरएफ आ गया है, एसडीआरएफ आ गया है, तो दे हैव बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। ओके, अदरवाइज पहले जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नहीं था तो एनसीसी यूज्ड टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर अगेंस्ट एनी नेशनल क्लेमिटी एंड ऑल। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है तमाम यूथ से जो आर्म फोर्सेज या बीएसएफ को ज्वाइन नहीं किया है कि जब भी देश को आपकी ज़रूरत पड़े आप बढ़ चढ़ के आगे आएँ, बिकॉज हमने आपको ट्रेन वैसे किया है ताकि आप देश का हिस्सा हैं और देश की सिक्योरिटी का किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप सबसे पहले आके अपने योगदान दें। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि तमाम यूथ जो चाहता है एनसीसी ज्वाइन करना, उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हमें अपने नेशन को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है और हम ही जब उन्हें सिक्योरिटी देते हैं तो ही हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है। इसी के साथ में डॉक्टर सुगंधा, मैं चाहूँगी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि उनको पता हो, एक सारी चीज़ें पता हो, तो इस मंच के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस सारे दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि एड्स की बीमारी से डरे नहीं, उससे लड़ें। आजकल बहुत अच्छा इलाज है जिससे वो ट्रीट हो सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो हमारे साथ रहें और हमारे साथ अच्छी ड्रग्स के साथ रहें ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें जो पेशेंट्स हैं। बहुत अच्छी जानकारी मैं दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहा है और तमाम जो यहाँ पे कॉलर हमारे साथ जुड़े थे उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और इस मंच के माध्यम से पूरी दूरदर्शन की टीम के माध्यम की तरफ से मैं उन सभी जवानों को, बीएसएफ की टीम को यहाँ से मैं सैल्यूट करती हूँ। जिस तरीके से वो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके लिए वाकई ही यहाँ पर हर पल सैल्यूट करने का मौका बनता है। और इसी के साथ मैं बताऊँगी कि हमारे बीच में मेजर जनरल अजय कुमार महाजन जी थे जो कि एडीजी थे एनसीसी एमपी एंड छत्तीसगढ़ के, और इसी के साथ हमारे बीच में डॉक्टर सुगंधा वर्मा थी जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों यहाँ पे समय निकाल कर आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, यहाँ पे नमस्कार एमपी में आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ पर हमने तमाम जानकारी जो आपको दी थी वो मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण रही होगी, और जो जानकारी आपने एकत्रित की हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुँचाइए। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।